जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और आज भी आपकी फिजिक्स की क्लास है। फिजिक्स में कल हम लोगों ने पढ़ा था उच्छेद या उत्प्लावन बल क्या होता है, इसके संबंध में हम लोग पढ़ चुके थे। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने पढ़ भी लिया है, वीडियो को देखा भी है, लेकिन लाइक नहीं कर रहा है कोई। क्या बात है, अच्छा नहीं लग रहा क्या क्लास? तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो या क्लास ठीक लग रही हो तो लाइक जरूर कर दिया करिए, नहीं तो हमें लगने लगता है संदेह के घेरे में कि क्या हुआ, क्लास सही समझ में आ नहीं रही, क्या हो रहा, दिक्कत हो रही क्या। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उत्क्षेप या उत्प्लावन बल के बाद आज हम लोगों का टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी द्रव के संबंध में ही था, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत को भी देख लेते हैं। देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो वह वस्तु अपने आयतन के बराबर आयतन के द्रव को विस्थापित कर देती। यानी कि आर्किमिडीज ने यह कहा कि जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो वो वस्तु अपने आयतन के बराबर आयतन के द्रव को विस्थापित कर देती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्किमिडीज और अभी आप लोग एक नियम और पढ़ेंगे, प्लवन का नियम। इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही बात तैरने के संबंध में करते हैं और दोनों ही वस्तु को जल में डुबोने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब आर्किमिडीज ने अपनी बात कही तो वहां पर बराबर आयतन के बारे में बात करी थी कि आयतन के बराबर आयतन के द्रव को यह विस्थापित करता है। जब अभी आप प्लवन के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ोगे कि अपने भार के बराबर भार के जल को विस्थापित कर देती है। इसके बाद यहाँ पर आर्किमिडीज ने पहली बात तो ये कही कि जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो वह अपने आयतन के बराबर आयतन के द्रव को विस्थापित कर देती है। अर्थात यहाँ से अर्थ निकाला जा सकता है कि ये कहना चाहते थे कि वस्तु जब जल में डुबोई गई होगी, अब वस्तु अंशतः या पूर्णतः जब जल में डुबोई गई तो उसके भार में कुछ कमी महसूस हुई होगी। तो यहां पर इन्होंने बात को चेंज करके यानी इसका अर्थ ये भी निकाला जा सकता है, अर्थात वस्तु जब जल में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो डुबोई जाएगी, जब ये डुबोई जाती है तो इसके भार में आभासी कमी महसूस होती है, आभासी कमी महसूस होती है। और ये जो आभासी कमी होती है ये कितनी होगी? तो ये वस्तु के बराबर आयतन के द्वारा जो विस्थापित द्रव होगा उसके बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है कि वस्तु अपने भार में आभासी यानी वस्तु को जब द्रव में डुबोया जाएगा तो उसके भार में जो आभासी कमी प्रतीत होती है वो कमी कितनी होगी? तो उस कमी के बारे में हम यही बोल सकते हैं कि जो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। तो वस्तु की जो आभासी कमी है वो किसके बराबर होगी? तो वस्तु के भार में ये आभासी कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है,
बराबर होती है। ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका अर्थ कि वस्तु को जब द्रव में डुबोया जाता है अंशतः या पूर्णतः, तो उसके भार में जो आभासी कमी होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अर्थात वस्तु का, अब यहाँ से बात ये आती है कि इस स्थिति में तीन स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, जैसा कि कल हमने आपको समझाया था। अब यहां से तीन स्थितियां उत्पन्न होंगी, मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पर ये मान लिया फिगर नंबर 1, 2 और 3। कोई एक वस्तु थी जिसको हमने द्रव में डाला और वस्तु आ करके तली पे लग गई, यानी इसमें जो ऊपर से बाहर काम कर रहा था उसको हमने मान लिया W1 और जो नीचे से कार्य कर रहा था उसको हमने मान लिया W। तो यहाँ से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि वस्तु पर दो तरीके के भार कार्य कर रहे होंगे, यानी एक तो वो भार होगा जो वस्तु का भार होगा, और वस्तु के भार को हम लोगों ने मान लिया क्या, तो वस्तु के भार को मान लिया W, यानी ये हो जाएगा वस्तु का भार। और ये वो परिणामी होगा, यानी ये वो बल होगा जो वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर कार्य कर रहा होगा, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं जो द्रव द्वारा इसके ऊपर लगाया जा रहा होगा। तो ये मान लेते हैं हम लोग वस्तु, ये वस्तु का भार हो गया, वस्तु पर द्रव द्वारा लगाया गया बल जो नीचे से ऊपर की ओर कार्य कर रहा होगा और एक ऊपर से नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम लोग लें तो यहां पर बात आती है W समरूप W1, जो ज्यादा होगा उसी तरफ कार्य करने लग जाएगा। यानी पहली स्थिति में नीचे डूब गई तो यहाँ पर ज्यादा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो नीचे से वेट लग रहा था, यानी नीचे से जो कार्य कर रहा था बार यहाँ नीचे से जो बल कार्य कर रहा था वो कम था, और ये क्या था, ये ज्यादा था। ये कल भी हम लोग समझ चुके थे। तो पहली स्थिति में क्या होगा, W इज ग्रेटर देन W1, यानी जो W है वो W1 से ज्यादा है। दूसरी स्थिति जो आती है इसमें हमने मान लिया कि वस्तु जो है वो बीच में तैर रही, यानी यहाँ पर तैर रही। अब यहाँ से ऊपर जो कार्य कर रहा है इसको मान लिया W, और एक नीचे से कार्य कर रहा है जिसको हम लोगों ने मान लिया W1। अब वस्तु बीच में तैर रही है, इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो इसका अर्थ निकलेगा W, दूसरी स्थिति में W इज इक्वल टू W1। आपसे इस तरीके के इक्वेशन बना करके देगा और पूछेगा कि इसमें वस्तु डूब जाएगी या वस्तु मध्य में तैरेगी या वस्तु ऊपर की सतह पर तैरेगी। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान से जरा समझिएगा। तो दूसरी स्थिति ये बनेगी। तीसरी स्थिति मान लेते हैं कि वस्तु जो थी वो स्वतंत्र तल पर आकर के तैर रही थी, यानी कि जो ऊपर से लगने वाला भार वाला था बल था वो W, जो नीचे से लग रहा था बल उसे क्या बोल दिया, तो उसे हम लोगों ने बोला W1। अब वस्तु अगर ऊपर की ओर तैर रही तो सीधी सी बात है कि जो नीचे से लगने वाला बल है यानी कि ये ज्यादा हो जाएगा, और जो ये बल होगा ऊपर से नीचे की ओर जिसे दाब भी बोलते हैं ये क्या हो जाएगा, कम। यानी तीसरी स्थिति जो बनेगी यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ बोल सकते हैं W इज स्मॉलर देन W1। तो तीन स्थितियां बनेंगी, तो इनके फिगर को जरा समझ लीजिएगा। पहला फिगर बना W इज ग्रेटर देन W1, यानी कि जब W ज्यादा होगा तो क्या होगा, डूब जाएगी वस्तु, यानी जो उसका भार है वो ज्यादा हो जाएगा ऊपर से जो नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है, जिसको कल हमने बताया था गुरुत्वीय बल भी बोलते हैं, जो वस्तु का भार निर्धारित करता है, तो वस्तु डूब जाएगी। दूसरा क्या होगा, दोनों बराबर होंगे तो वस्तु बीच में ठहरेगी। तीसरी स्थिति क्या बनेगी, W जब कम हो जाएगा और W1 ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु ऊपर की सतह पर आकर के तैरने लग जाएगी। तो ये तीन स्थितियां, इनको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब जरा दूसरा देखते हैं, और दूसरा है प्लवन का नियम, जिसको इंग्लिश में हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें बात कही गई कि संतुलित अवस्था में तैरती हुई, वहां पर आयतन के बारे में बात की गई थी और यहाँ कहा गया संतुलित अवस्था में तैरती हुई किसी वस्तु द्वारा अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित किया जाता है। तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, प्लवन ने कहा कि संतुलित अवस्था में तैरती किसी वस्तु द्वारा अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित किया जाता है जब वस्तु तैरती। तो यहां से यहां पर बात किसकी आई, भार की। और आर्किमिडीज में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो आर्किमिडीज में हम लोगों ने पढ़ा था कि वस्तु अपने आयतन के बराबर आयतन के द्रव को विस्थापित करती है। दोनों हमें समझाने का मुख्य कारण ये था कि आप सबको पता है आर्किमिडीज का और प्लवन का नियम क्या है। हमें फोकस कहाँ करना है, आर्किमिडीज में आयतन आ से आ याद रखना है और प्लवन में भार की बात करी गई है। बस इस डिफरेंस को याद रखना और तीन फिगर जो अभी हमने बनाए उनको याद रखना। तो इस नियम के अनुसार आप क्या समझ गए कि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार हम क्या बोल सकते हैं, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार बराबर, अब किसके बराबर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा बराबर वस्तु के भार के, वस्तु के भार के, या बोल सकते हैं उत्प्लावन बल के, क्योंकि उत्प्लावन बल के बराबर होगा तभी तो वस्तु तैरेगी। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार बराबर वस्तु का भार या उत्प्लावन बल। ये किसका नियम है, ये तैरने का यानी प्लवन का नियम है, जिसे हम लोग इंग्लिश में लॉ ऑफ फ्लोटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, तो भार के बारे में बात करता है। यहां से हम लोगों को ये बात याद रखनी है। अब यहां से अगला पॉइंट हमें क्या रखना है कि इसमें पहली बात तो वस्तु पर कोई भी परिणामी बल कार्य नहीं करेगा जब वस्तु तैर रही होगी। दूसरी बात, हमें यदि वस्तु का द्रव में डूबा हुआ आयतन हम V1 मान लें, यदि वस्तु का एक न्यूमेरिकल आता है यहां से, द्रव में डूबा हुआ आयतन V1 तथा वस्तु का संपूर्ण आयतन V, इसके बाद तथा वस्तु का घनत्व D तथा द्रव का घनत्व D1 अगर मान लें, तो इससे एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपसे और वो बोलेगा कि कोई वस्तु द्रव में डूबी हुई है जिसका आयतन इतना है, और दूसरा जबकि वस्तु का डूबा हुआ आयतन इतना है, संपूर्ण आयतन वस्तु का इतना है, द्रव का घनत्व इतना है, तो वस्तु का घनत्व कितना होगा। तो यहां से आपको डी निकालने के लिए एक फॉर्मूला यहां पर बन जाता है, इसकी इक्वेशन V1 अपॉन V इक्वल D अपॉन D1। इस फॉर्मूले को आप रख देंगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा।
इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। V1/V इक्वल D/D1। यहाँ पर V1 क्या है, तो द्रव में डूबा हुआ वस्तु का आयतन है। संपूर्ण आयतन क्या है, V है। द्रव का घनत्व क्या है, A। वस्तु का घनत्व क्या है, तो वस्तु का घनत्व D है। और द्रव में डूबा हुआ द्रव का घनत्व क्या है, तो ये D1 है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? अब आते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये रेलवे का। इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। इंग्लिश में कहा जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव क्या है, नाम से सो हो रहा है पृष्ठ। मान लीजिए पृष्ठ क्या होगा, कोई एक बीकर है, इस बीकर में द्रव भरा हुआ है। अब इस बीकर में द्रव भरा हुआ है, तो द्रव का, इस बीकर में जब द्रव भरा हुआ है तो इसका पृष्ठ कहाँ पर होगा, इसका पृष्ठ होगा यहाँ पर ऊपर की ओर, यानी कि ये इस जगह पर। यानी ये क्या होगा, ये ही होगा द्रव का पृष्ठ, यानी उसके सबसे ऊपर का भाग। तो अब तनाव का मतलब क्या हो जाएगा, टेंशन, जो उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो रही है। तो द्रव के, अब परिभाषा क्या बनेगी, तो द्रव के पृष्ठ के तनाव को, द्रव के पृष्ठ के तनाव को क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव। नोट कर लीजिएगा। अभी इसमें बहुत लंबा चलने वाला है ये, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से, तो नोट कर लीजिएगा। अब अगली बात कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या बनेगा, तो पृष्ठ तनाव T बराबर होता है F/L। T बराबर F/L। नोट कर लीजिएगा, T बराबर F/L। अब यहां से अगर बात करें तो F क्या हो जाएगा, तो F यहाँ पर बल है, इसका मात्रक। मात्रक की अगर बात कर लें तो मात्रक क्या बनेगा, तो मात्रक बन जाएगा F, यानी इसका मात्रक बनेगा न्यूटन। न्यूटन और L यानी लंबाई, जिसको आप L लंबाई भी बोल सकते हैं या उसकी गहराई से भी लिया जा सकता है, दोनों में ही मानेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर। यानी कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या आएगा, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक बन जाता है न्यूटन प्रति मीटर। नोट कर लीजिएगा, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। इसके बाद अगली बात करें, अब पृष्ठ तनाव के बारे में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात क्वेश्चन बनता है, यदि द्रव का ताप बढ़ा दें तो पृष्ठ तनाव होगा। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यदि
द्रव का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, या पृष्ठ तनाव क्या होगा? ऑप्शन देगा बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, या आपसे क्वेश्चन तीसरा दे सकता, चौथा दे सकता है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यदि द्रव का ताप बढ़ा देंगे तो जो पृष्ठ तनाव होगा यानी जो सरफेस टेंशन होगा वो घट जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या? पृष्ठ तनाव घट जाएगा। इसको दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठा लीजिएगा, हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि यदि किसी द्रव का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। क्यों होगा अभी बताते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साबुन मिले गर्म जल से कपड़े अच्छी तरह साफ होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, साबुन मिले गर्म जल से कपड़े अच्छी तरह साफ होते हैं, क्यों? इसी से एक क्वेश्चन बनता है कि पानी भरे गड्ढे में, पानी भरे गड्ढे में मिट्टी का तेल डाल देने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों? इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि साधारण जल की अपेक्षा, साधारण जल की अपेक्षा साबुन मिले घोल से कपड़े अधिक साफ होते हैं, क्यों? ये आपके सामने 4 क्वेश्चन रखे, अभी हालांकि और भी क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है, देखिएगा। इनके आंसर अभी हम दे रहे, और नोट कर लीजिएगा, बाद में हो सकता है मेरे दिमाग से हट जाए इसलिए। जैसे आपसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कपूर के टुकड़ों का जल में नाचना, नाचना। इसके बाद वर्षा या ओस की बूंदों का गोल होना। इसके बाद साबुन के घोल से अधिक बुलबुलों का बनना। ये सारी चीजें दी जाएंगी और पूछा जाएगा ये घटना किसके कारण होती है। तो ये जरा पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा? क्रांतिक ताप पर
पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा। इन सबको रट डालना, बिल्कुल भी एक भी छूटना नहीं चाहिए, दिमाग में सारे बैठा लेना, इसीलिए हमने एक साथ पहले लिख दिए हैं सब। अब जरा हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हम और देते हैं। क्वेश्चन है, किसी द्रव के भीतर पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है। किसी द्रव के भीतर पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करेगा या किस पर निर्भर करता है। अब देखिए, सारे क्वेश्चन के आंसर हम एक साथ दें। ये जितनी भी घटनाएं हैं सब पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। ये कपूर के टुकड़ों का जल में नाचना, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सरफेस टेंशन है। वर्षा या ओस की बूंदों का गोल होना, ये भी आपका सरफेस टेंशन है। लेकिन यहां से एक पॉइंट अलग बनता है, वो जरा ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वर्षा या ओस की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण है। वहां ऑप्शन में पृष्ठ तनाव नहीं देगा, वहां ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया होगा क्योंकि, इस तरीके से ऑप्शन बना के डाले जाएंगे, क्योंकि द्रव अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की प्रवृत्ति रखता है। ये एक ऑप्शन आएगा आपके सामने। सरफेस टेंशन हो सकता है ना दिया गया हो, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये वर्षा और ओस की बूंदें गोल क्यों होती हैं, उसका मुख्य कारण होता है जो आपका द्रव है वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की प्रवृत्ति रखता है। न्यूनतम करने का मतलब है, जैसे एक बूंद है, अब वो बूंद जब छोड़े जाएगी तो उसके चारों तरफ से वायुमंडलीय दाब समान रूप से कार्य करने लग जाएगा। और जब उस बूंद के चारों तरफ समान रूप से वायुमंडलीय दाब कार्य करने लग जाएगा तो वो बूंद क्या करेगी, अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल कम से कम करने का प्रयास करती है। यानी जब वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम से कम करने का प्रयास करेगी, उसी दौरान वो बूंद गोल हो जाती है। तो वर्षा और ओस की बूंदें गोल क्यों होती हैं, क्योंकि द्रव का ये गुण होता है कि वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की प्रवृत्ति रखता है। इसके बाद साबुन के घोल से अधिक बुलबुले का बनना। देखिए, साबुन के घोल में से मतलब यहाँ पर यह है कि यदि पानी में कोई भी अशुद्धि मिला दी जाएगी तो उसमें पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है। और साबुन के घोल में जो बुलबुले बनते हैं इसका भी मुख्य कारण पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए यहाँ पर पृष्ठ तनाव के कारण ये बुलबुले गोल बन जाने लगते हैं। इसके लिए भी आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यून करने का प्रयास के कारण वो बुलबुले गैसीय रूप में, जो वायुमंडल में गैस है वो गैसीय रूप में होता है और वो अपनी गोलाई लेने लगे। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, तो क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो क्रांतिक ताप वह ताप जिस पर कोई द्रव इसके ऊपर का ताप संभव ना हो। इसके बाद पृष्ठ तनाव का मान यहाँ पर क्या बनेगा, तो पृष्ठ तनाव यहाँ शून्य हो जाएगा। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमने बोला किसी द्रव के भीतर पृष्ठ तनाव का मान किस पर निर्भर करता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा द्रव के ताप के ऊपर, द्रव के ताप पर निर्भर करेगा कि पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो पृष्ठ तनाव द्रव के ताप पर निर्भर करता है। अगर द्रव का ताप जो टेम्परेचर है अगर वो ज्यादा होगा तो पृष्ठ तनाव यानी कि जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस टेंशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो द्रव के ताप पर निर्भर करता है।
तो यहाँ से हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि यदि पृष्ठ तनाव का मान सीधी सी बात है, अगर वहां पर किसी द्रव का ताप ज्यादा है तो पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाएगा, और जितना ज्यादा ताप होगा उतना ही पृष्ठ तनाव का मान घटता चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने अभी लिखाया भी था, यदि द्रव का ताप बढ़ाएं तो पृष्ठ तनाव का मान घट जाएगा या घटता चला जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और क्रांतिक ताप पर जब पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा। इसके बाद साबुन मिले गर्म जल से कपड़े अच्छी तरीके साफ हो जाते हैं। क्यों? आप सीधे सी बात समझ सकते हो, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव यानी जो इसके ऊपर एक तरीके से लेयर काम करने लग जाती है, वो लेयर हट जाती है, यानी कि ये घट जाता है पृष्ठ तनाव का मान। अब ये पानी कपड़े के अंदर जब जाएगा तो वो अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साबुन मिला दिया गया, साबुन या द्रव में कोई भी अशुद्धि मिला दी जाए तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा, और अगर पृष्ठ तनाव घट गया तो वो कपड़े में अधिक गहराई तक जाएगा, और अधिक गहराई तक जाने के कारण वो कपड़े को शीघ्रता से साफ कर देगा। तो इसका कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव, क्योंकि इसका मान घट जाता है। इसके बाद पानी भरे गड्ढे में मिट्टी का तेल डाल देने पर मच्छर कम हो जाते हैं। क्यों? ऐसा भी पृष्ठ तनाव घट जाने के कारण होता है। पृष्ठ तनाव घट जाता है क्यों? देखिए, ये जो लेयर होती है यहाँ पर पृष्ठ तनाव कार्य कर रहा होता है। मच्छर जो होते हैं वो अपना लार्वा इसी तनाव पर, यानी इसी पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर देते हैं, यानी जल की सतह पर देते हैं, ऊपर पृष्ठ पर। तो ये अंडे यहाँ पर तैरते रहते हैं। जैसे ही इसमें कोई तेल या अशुद्धि डाली जाती है तो यहाँ से ये लेयर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। जब ये लेयर खत्म हो जाती है तो ये अंडे इसी में डूब जाते हैं, जिससे मच्छरों की संख्या घट जाती है। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाने के कारण ये आपका पूरी घटना होती है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर कि जो सुई है ये जल की सतह पर तैरती है, इसका कारण क्या है? सुई का जल की सतह पर तैरना, ये किसके कारण होता है? तो सुई का जल की सतह पर तैरना ये भी आपका सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अब अगला पॉइंट ये भी हो गया, इसके बाद ये भी हो गया। अब साधारण जल की अपेक्षा साबुन मिले घोल में कपड़े अधिक साफ होते हैं। क्यों? फिर से वही बात आई, क्योंकि जैसे ही साबुन उसमें मिलाया जाएगा सरफेस टेंशन जो होगा वो घट जाएगा, और ये अधिक गहराई तक कपड़ों में पहुंच जाएगा। तो ये आपका सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के बारे में था। इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, और अगर ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से बैक करके रिवाइंड करके 2-3 बार देख लीजिएगा, फुर्सत हो जाएगी, समझ में आ गया होगा। नोट हो गया? अब अगली बात कर लेते हैं। दो बल द्रव के बारे में पढ़े जाते हैं। दो तरीके के बल हैं जो द्रवों के संबंध में पढ़े जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ससंजक बल, और एक को बोलते हैं असंजक बल। देखिए, इसके बारे में ज्यादातर सब लोग जानते हो। ससंजक बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोहेंसिव फोर्स, और इसे हम लोग बोलते हैं एडहेंसिव फोर्स। तो इन दोनों के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है? परिभाषा सबको पता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच या एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले
आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ससंजक बल। नोट कर लीजिएगा, एक ही पदार्थ के या समान पदार्थ के समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? ससंजक बल। दूसरा, अलग अलग, अब अलग अलग की बात करें तो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच बोलें या अलग अलग अणुओं के बीच बोलें कि अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? असंजक बल। अब जरा ध्यान से समझिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। यहाँ एक ही पदार्थ की बात करी है और यहाँ अलग अलग की बात करी है। देखिए, पहली सीधी सी बात है कि जब किसी भी फैमिली में आपसी टर्म्स सबके बहुत अच्छे होते हैं तो वो किसी दूसरे से या बाहर किसी नए मेंबर को अपना मित्र नहीं बनाना चाहता, वो अपनी फैमिली में खुश। यानी कि उन दोनों के बीच में जो आपसी भाईचारा है, यानी जो फैमिलियर टर्म्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो एक से दूसरे पे नहीं मिलेंगे। यानी यह जो होंगे ये बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते, क्योंकि इनमें आपसी टर्म्स बहुत अच्छे हैं। जबकि इनकी बात करें तो ये बर्तन की दीवार को गीला कर देते हैं, क्योंकि अलग अलग हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि ये कांच को भिगो दे, ये कांच को नहीं भिगोते और ये कांच को भिगो देंगे। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि यदि कोई द्रव किसी कांच की दीवार को नहीं भिगोता तो उसमें कौन सा बल अधिक होगा, ससंजक या संजक? तो सीधी सी बात है ससंजक, क्योंकि उसमें आपसी टर्म्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो किसी दूसरे से नहीं मिलना चाहता, अर्थात ये बर्तन की दीवार को गीला नहीं करेगा, लेकिन उसी जगह दूसरा है वो गीला कर देगा, क्योंकि आपसे टर्म्स नहीं अच्छे तो वो बाहर मित्रता करने का प्रयास करेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है जैसे पारा। पारा कभी भी किसी बर्तन की दीवार को गीला नहीं करता, इसलिए इसका उदाहरण पारा ले लेंगे। असंजक बल में आपका बहुत से उदाहरण है, जैसे दूध, जैसे तेल। कपड़े में अगर तेल पड़ जाए तो क्या होगा? तो वो गीला कर देगा, यानी कि उसमें दाग धब्बे बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे ये इंक है, अब ये इंक में एक अलग प्रकार का है, यानी जब ये इंक इसमें पड़ी हुई है तो ये एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में है, तो ये क्या करेगा, अगर हम इसको बोर्ड पे चला दें तो अलग अलग हो गया और ये क्या हो गया, ये इस पे चिपक गया। यानी कि इन दोनों के बीच में जो बल था वो कौन सा बल कार्य कर रहा था? तो ये बल कार्य करने लगा कौन सा? असंजक बल, क्योंकि दो विपरीत यानी दो अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच ये आकर्षण बल कार्य कर रहा है। अगर पारे की बात करें तो पारे को अगर हम यहाँ पर इसमें डालेंगे तो पारा नीचे गिर जाएगा, हाथ में लेंगे तो भी अलग गिर जाएगा, क्योंकि वो अपने में खुश है, अतः उसमें कौन सा बल ज्यादा है? तो उसमें ससंजक बल का मान ज्यादा होता है। तो जिस द्रव में ससंजक बल का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही गीला नहीं करेगा, और जिसमें असंजक बल का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही गीला कर देगा। तो ये इस तरीके के उदाहरण इसमें पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। अब कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं ससंजक बल और असंजक बल से
जो क्वेश्चन बनते हैं न्यून कोण, अधिक कोण, यानी स्पर्श कोण के मान से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो स्पर्श कोण के मान से क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि जब कोई बर्तन की दीवार को भिगोएगा तो कहाँ पर न्यून कोण होगा, कहाँ पर अधिक कोण होगा, ये क्वेश्चन बहुत आने लगे। कहाँ पर स्पर्श कोण का मान न्यून कोण होता है, कहाँ पर स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।